अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, कभी कभी तारीख बड़ी खामोशी से करवट लेती है और कभी तारीख के फैसले दुनिया के नक्शे बदल देते हैं। 28 फरवरी 2026 की उस रात को कौन भूल सकता है जब अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका फिजाई हमलों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई समेत आला ईरानी क़यादत को निशाना बनाया। पूरा खित्ता एक ऐसी हौलनाक आतिशज़दगी के दिहाने पर खड़ा हो गया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। रद्द अमल में ईरान ने इसराइल और खलीजी रियासतों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की बरसात कर दी। अब नए हुर्मुज़, जहां से दुनिया की 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है, वो बंद हो गई। दुनिया सांस रोके एक नई आलमी जंग का इंतजार करने लगी, मगर इस आलमी आग में पाकिस्तान ने वो सफारती किरदार अदा किया जिसके दुनिया के बड़े बड़े मुक़्तदर हलकों की तवक्को नहीं थी। मार्च में इस्लामाबाद ने ईरान को अमेरिका की 15 नुकाती तजावीज़ पहुंचाई। अप्रैल के इब्तिदाई अयाम में पाकिस्तान की सालसी से 2 हफ्तों की जंग बंदी हुई। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में वो तारीखी मुज़ाकरात हुए जिनमें अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने की, जबकि ईरानी वफ्द की सरबराही ईरान के पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास अरागची ने की। 1979 के बाद ये पहला मौका था जब अमरीका और ईरान इस सतह पर आमने सामने बैठे, जहां पाकिस्तानी टीम की क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कर रहे थे। 17 जून को सदर ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई महल में और ईरानी सदर ने तेहरान में इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए। ये 14 नुकाती फ्रेमवर्क मुआहिदा बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की अनथक सालसी का समर था, जिसमें कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर 21 जून की तारीख आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खुद स्विट्ज़रलैंड पहुंचे। बर्गनस्टॉक रिजोर्ट में अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर का वो 4 फरीकी इजलास हुआ जिसने तारीख का धारा बदल दिया। 18 घंटों की तवील और इसाब शिकन मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और कतर ने दुनिया को खुशखबरी सुनाई कि दोनों फरीकों ने 60 दिनों में हतमी अमन मुआहिदे की तरफ एक रोड मैप पर इत्तफाक कर लिया है। नायब सदर JD वैंस ने उसे एक तारीखी मुलाकात करार दिया तो ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने पाकिस्तान और कतर की कोशिशों को सराहा। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के फौरी बाद दुनिया को हैरान करते हुए अमेरिका ने ईरान पर आए तेल की फरोख्त की सख्त तरीन पाबंदियां आर्जी तौर पर उठाने का बाकायदा जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। अमरीकी वज़ीर सोशल मीडिया पर तस्दीक की है कि ये रिलीफ स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात का बरह रास्त नतीजा है। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक अब 21 अगस्त 2026 तक ईरान न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि खुद अमरीका में भी अपने खाम तेल और पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की तरसील और फरोख्त कर सकेगा। तहम शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन पर ईरानी तेल खरीदने की पाबंदी बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने तस्दीक की है कि स्विट्जरलैंड में 12 अरब डॉलर के मुंजमद ईरानी असासों के अजरा के लिए दस्तखतों को हतमी शक्ल दे दी गई है और ईरान ने लेबनान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की जमानत हासिल कर ली है। यही नहीं बल्कि किसी भी मुमकिन फौजी तसादुम से बचने के लिए अब नए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए एक मुश्तरका राब्ते का निज़ाम कायम करने पर भी इत्तफाक हो गया है। इस वक्त ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास अरागची ओमान पहुंच चुके हैं ताकि अब नए हुर्मुज़ के इस मवासलाती निज़ाम को फौरी फाल किया जा सके। हमारे नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार ने अरब मीडिया को दिए गए एक इंतहाई अहम इंटरव्यू में इस डील के अंदरूनी राजों से पर्दा उठाया है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाती तौर पर उन मुज़ाकरात की रहनुमाई की। अमेरिका का पहला मुतालबा था कि ईरान अपना अफज़ूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजे, लेकिन पाकिस्तान की बीच बचाव की कोशिशों के बाद अब ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय खुद अपने यहाँ इसकी अफजूदगी की सतह को कम करेगा। इसहाक डार के मुताबिक अब न्यूक्लियर फाइल, मुंजमद असासों और लिबनान के मामलात पर 3 टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स काम करेंगे और अगले 60 दिनों तक अब नए हुर्मुज़ से तमाम तजारती जहाज बगैर किसी इजाफी टैरिफ के सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन फीस देकर गुजर सकेंगे। आज ईरानी सदर मसूद पेशकियान एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान का इंतहाई अहम दौरा कर रहे हैं जब ईरान पर से माशी पाबंदियां हट चुकी हैं। पाकिस्तान जो S&P ग्लोबल के मुताबिक इस ईरान जंग के मुआशी असरात, तवानाई के बहरान और IMF प्रोग्राम पर इन्हिसार की वजह से सबसे ज्यादा खतरे में था, अब उसके लिए उफक पर एक नया सूरज
टलू हो रहा है। ईरानी सदर के इस दौरे पाकिस्तान में जहां आम तरीन मुलाकातें होनी है, वहीं ये भी कभी उम्मीद पैदा हो चुकी है कि पाकिस्तान अब इक्तिसादी पाबंदियां हटने के बाद ईरान के साथ तवानाई और तजारत के शोबों में वो बड़े और तारीखी मुआहदे कर सकता है, जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान को एक रोशन और मुस्तहकम मईशत की राह पर गामजन कर देंगे। सवाल यह है कि पाकिस्तान को ये मुकाम कैसे मिला? क्या इस्लामाबाद से बर्गन स्टॉक तक का ये कठिन सफर महज एक वक्ती सफारती कामयाबी है, या ये पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी के एक नए जारहाना और खुद मुख्तार बाब का आगाज है? क्या पाकिस्तान अपनी इस सालसी का फायदा उठाकर मुल्क को दरपेश तवानाई के संगीन बुरहान से हमेशा के लिए निजात दिला पाएगा? इन मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। कसूरी साहब, ईरानी सदर पाकिस्तान पहुंचे एक ऐसे तारीखी मुआहदे के बाद जिस पर दुनिया हैरान भी है और खुश भी कि 47 साल की दुश्मनी को पाकिस्तान ने एक बेहतरीन सफारतकारी से खत्म कराया और दोनों फ्रीकैन के लिए विन विन सूरत हाल पैदा की। ईरानी सदर को जिस तरह का बेहतरीन इस्तकबाल मिला और वो यहाँ तमाम क़यादत से अहम तरीन मुलाकातें भी कर रहे हैं, आप इस मुलाकात की अहमियत अब रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं? देखिए, मैं क्योंकि सर लंदन बैठा हूँ तो मैं मिनट टू मिनट तो नहीं फॉलो कर रहा, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू जरूर दे सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद इस मैटर को हैंडल किया है। कई रिलेटेड मैटर्स भी हैं। असल में जो हमें सबसे बड़ा इसका फायदा हो सकता है पाकिस्तान को, वो ये है कि अगर सैंक्शंस इस पे उठती हैं जिसके इशारे मिल रहे हैं, तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है, जो एक ड्रीम थी, वो पूरी हो सकती है। वो ड्रीम जो है वो कई दफा लोग मुझसे पूछते हैं कि जी अगर पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सक्सेस हासिल की तो आम लोगों को क्या मिलेगा? तो सबसे बड़ा फ्रूट जो आम लोगों को मिलेगा, अगर सस्ती गैस यहाँ आनी शुरू हो गई तो उसका हर चीज पे असर पड़ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन पे भी असर पड़ जाएगा और उसका जो है ये जो फूड प्राइसेस पे भी असर पड़ जाएगा। जो भी कॉस्ट इनपुट्स होती हैं ट्रांसपोर्टेशन की, हाई एनर्जी की, अगर वो कम होंगी तो आवाम को उसका डायरेक्ट फायदा होगा। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी बहुत हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे नहीं, अफगानिस्तान से भी हमारे मसाइल हैं। तो उसमें जो सबसे दुनिया में बेस्ट तरीका निकाला गया है किसी इलाके में डेवलपमेंट का, वो अमन है। और अमन को इन टर्न प्रमोट करती है अगर कनेक्टिविटी हो। भारत के साथ इतने खराब हमारे ताल्लुकात हैं और भारत में खुद आजकल बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो उस वक्त हम सीरियसली बात कर रहे थे कि जो पाइपलाइन है, आज जो ड्रीम लगेगी ना कि इंडिया के साथ इतने खराब हालात हैं कि बंदा सोचते भी हैरान होता है कि लेकिन मैंने इसको डील किया है। अगर ये चीज इंडिया को भी नजर आएगी, आज तो आपको नहीं नजर आ रहा कि मोदी साहब की गवर्नमेंट के जो बयानात हैं अजीब व गरीब किस्म के हैं। हालांकि आरएसएस वाले को बयानात कुछ और नौयत के दे रहे हैं, तो अगर उनको नजर आएगा आज नहीं तो कुछ देर में नजर आ जाएगा, तो उनका भी मफाद है कि पाकिस्तान से अमन कायम करें कि जो पाइपलाइन सिर्फ पाकिस्तान से गुजरेंगी उसको उनको जबरदस्त फायदा होगा। एक तो पाकिस्तान के आवाम को फायदा होगा, नंबर 1 डायरेक्टली जो मैंने बता दिया है। नंबर 2, अगर डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान से हमारी टेंशन कम होती है, जो कि हो सकती है, हिंदुस्तान को नजर आ जाएगा कि जी अगर माजी में ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन हो सकती थी तो आज भी अगर हालात बेहतर हो जाए तो हो सकती है, तो शायद ये उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। और सर, गवादर पोर्ट के जरिए इंतहाई सस्ता खाम तेल भी मिलना शुरू हो सकता है, जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा एक साबित होगा। या उसके अलावा जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं बलूचिस्तान में, वहाँ उनका ईरान से बहुत ट्रेड होता था। वो जब हालात खराब होते हैं उस पर भी असर पड़ जाता है। तो हमारे बलूचिस्तान का जो इलाका है जहाँ गुर्बत भी है, उसका फायदा उठा के कई लोग वहाँ दहशत गर्दी भी करते हैं, तो वो जो है उसमें भी हमें फायदा होगा। बॉर्डर एरिया का जो ट्रेड है वो बंद हुआ था, वो भी उसमें भी फायदा हो जाएगा।
बिल्कुल सही। अच्छा सर, दुनिया के थिंक टैंक्स ईरान अमेरिका मुआहिदे को जिस तरह पाकिस्तान ने कामयाब बनाया उस पर बड़े हैरान भी हैं। क्या इस्लामाबाद मेमोरेंडम और बर्गन स्टॉक रोड मैप के बाद हम मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका और ईरान की दिहाइयों पर मुश्तमिल दुश्मनी को बाकायदा खात्मा देख रहे हैं, या ये सिर्फ एक आर्जी मुआशी जंग बंदी है जिसका फायदा उठाकर दोनों फरीक अगले बड़े टकराव के लिए सांस बहाल कर रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान का इस मुस्तकबिल के मंजरनामे में क्या बनेगा? या जो लोग तो यही समझते हैं कि अभी तैयारी होगी अगली जंग की, और ये कोशिश कर रहे हैं को थोड़े सांस ले लें, जैसे होता है ना बंदा थोड़े बहाल हो जाए। और मुझे ऐसे लग नहीं रहा, उसकी एक वजह है होने को। तो देखिए, मैं तो सिर्फ मंतक से तजिया कर सकता हूँ। तो बंदा पागल हो जाए और अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे, उसके मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं आपको तजिया से बता सकता हूँ कि अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर सकता मजीद जंग करके। इसमें को अगर जो उन्होंने तीर मारने से मार लिए, बहुत तबाही की है, 20,000 बिल्डिंग्स गिरा दी हैं, 3,500 बंदा शहीद कर दिया है, उनकी लीडरशिप तबाह कर दिया है, उनकी लीडरशिप को उनको शहीद कर दिया है, उनकी इकोनॉमी को तबाह कर दिया। अब इससे ज्यादा ईरान क्या करेगा? लेकिन अगर उन्होंने नहीं हथियार छोड़े और बल्कि उनके हाथ में एक पहले एटम बम रोकने की कोशिश कर रही थी, उनके हाथ में हाइड्रोजन बम दे दिया है। ये जो हरमुज वाला मामला है, अब ईरान को नई ताकत मिल गई है, उसको अंदाजा हो गया है जो पहले उसको नहीं था कि ये तो सारी दुनिया की जो मईशत है उस पर तबाह हो जाएगी। और क्या अमेरिका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्या अमेरिका चाहेगा कि इसके नतीजे में अमेरिका की मईशत अफेक्ट हो? क्या अमेरिका चाहेगा कि मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिका में प्राइसेस बढ़ जाएं? क्या अमेरिका से प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहेंगे कि जो उन्होंने वादा किया था कि मैं हिस्ट्री में याद किया जाऊंगा एज अ पीस प्रेसिडेंट नॉट अ वॉर प्रेसिडेंट, उस सब की तबाही हो जाएगी। और ईरान क्या चाहेगा? देखिए, ये तो मैंने अमेरिका, क्या ईरान चाहेगा? इतनी गुर्बत हो गई है, इतनी तबाही आ गई है, क्या वो जंग करना चाहेगा? नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा है हम सरेंडर नहीं करेंगे, और बड़ी बहादुरी से और जुर्रतमंदी से उन्होंने अमेरिका का मुकाबला किया है। लेकिन उनके उतने ही मफाद में है कि उनके जो इन्होंने उस पर कम किया जाए। उनके जो इन्होंने पैसे दबाए हुए हैं थ्रू फ्रीज कर ली है उनके अकाउंट, वो पैसे उनको मिले ताकि वो गरीब लोगों के लिए कुछ खर्च कर सके। नंबर 2 ये कि जो ईरान में आज से 6 महीने पहले काफी डिस्टर्बेंसेस हुए थे, वो क्यों हुए थे? इन्हीं हालात के वैसे होते हैं ना, प्राइसेस बढ़ जा रही हैं, गुर्बत बढ़ रही है। मुझे पता और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन वो आज का मौजू नहीं है। उनको भी ईरान को हल करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ईरान के लिए आसान हो जाएगा अपने आवाम के मसाइल को मीट करना अगर उस पे से सैंक्शंस हट जाए, उसके फ्रोजन एसेट्स उसको मिल जाए। तो क्या ईरान नहीं चाहता कि अमन हो? तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी भी मंतकी नुक्ते नजर से देखें तो ना ईरान को सूट कर रहे हैं ना अमेरिका को सूट कर रहे हैं। लेकिन सर इस सब में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन सर इस सब में इसराइल को बहुत सूट करेगा कि दोबारा से कोई ना कोई मसला हो जाए। मैं वही जब मैंने यही कहना था, जब आपने बात की है, मैंने कहा दुनिया को तो ये ईरान को ये सूट कर रहा है, अमेरिका से। इसराइल को इसलिए बिल्कुल ही सूट नहीं कर रहा कि इसराइल का गेम थी ग्रेटर इसराइल। ग्रेटर इसराइल हो ही नहीं सकता जब तक जंग मुसलसल ना रहे। इसराइल की प्लानिंग ये थी कि मुसलसल जंग होता रहे। थोड़ा सा हिस्सा मैंने शाम का कब्जा कर लिया, थोड़ा सा हिस्सा मैंने लबनान का कब्जा कर लिया, थोड़ा सा हिस्सा मैंने और कब्जा। आहिस्ता आहिस्ता इसको सलामी स्लाइसिंग के जरिए वो इस रियासत को बढ़ाता जाएगा, वो भूल जाए। अब जो इस जंग में हो चुका है, ईरान ने जो साबित कर दिया है, मैं नहीं समझता। उसके बाद जो 4 कंट्रीज, उसको R4 या रीजनल 4 कहा जा रहा है, पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरेबिया और तुर्की है। ये 4 का जो ग्रुप है, इसका पक्का इंटरेस्ट है कि इस इलाके में अमन हो, और अमन हो नहीं सकता जब तक फलस्तीन का मसला हल ना हो जाए। ये ग्रुप ऑफ 4 जो है, ये साइड बाय साइड काम कर रहा है। वो जो यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान की आपस में टॉक्स हो रही हैं, तो ये जो इसका मजमूई असर होगा वो खित्ते में टेंशन कम करना और इजराइल को नोटिस देना कि भाई अगर आप रहना चाहते हैं यहाँ तो भूल जाए ये जो ग्रेटर इजराइल का आइडिया है।
तो इसी मैं समझता हूँ कि ये जो सारी डेवलपमेंट है इसका बड़ा पॉजिटिव असर होगा। ये बिल्कुल ठीक है कि इजराइल की तो वहम गुमान में नहीं था, उनको इतना शौक में है। वो ये समझते थे कि हालांकि अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन अपनी ये ताकत जो इनकी लॉबी थी, ज़ायनिस्ट लॉबी, उसमें इतनी ताकत थी कि अपनी उंगलियों पे ले जाते थे ये अमेरिका के पॉलिटिशियन, उनके कांग्रेसमैन को ये मान ही नहीं सकते थे इनसे ये हो गया, हो जाएगा। जो हुआ ये क्यों हुआ? इस वजह से हुआ है कि ईरान ने ऐसी रेजिस्टेंस की है कि जो इजराइल ने एक बेवकूफ बना के या क्या धोखा दे के, झांसा दे के प्रेसिडेंट ट्रंप को जो फंसाया था कि जी बड़ी आसानी से विक्ट्री हो जाएगी और हम आप तो खुद हमारी तरह वो तो उन्हें अब रियलाइज हो भी गया है। वो कुछ नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इसलिए मुझे उम्मीद है कि क्योंकि दोनों को ही सूट नहीं कर रहा और अब उन्होंने देख लिया है कि अगर सीरियसली बात की जाए, और आपने मुझे पाकिस्तान का जो रोल कहा है, आप भूलती हैं और दुनिया भूल जाती है। पाकिस्तान दुनिया में शायद वाहिद मुल्क है जो ये रोल अदा कर सकता है। मुझे क्यों पता है, मैंने खुद ये रोल अदा किया। मुझे अमेरिकन कहते थे, कॉन्डोलीज़ा राइस कहती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कि मैं ईरान से फलां बात करूं। ईरानी मेरे ऑफिस में बैठे रहते थे, इंक्लूडिंग मरहूम लारीजानी, कि हमने मिल के बनाया था मेमोरेंडम फॉर प्रेसिडेंट बुश कि ये ईरानियन न्यूक्लियर इशू पे। तो हमारे पास ये सबसे बड़ी बात यह है कि हम ना सऊदी अरेबिया है ना हम ईरान है, या शिया हो या सुन्नी हो, हम पे जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि वो हमारे ये फैक्ट है कि हम इस कम्युनलिज्म से ऊंचे हैं। हम ईरान और सऊदी अरब को भी इकट्ठे कर सकते हैं इस बुनियाद पर जो हमने रोल अदा किया है, और अमेरिका और इनको भी ला सकते हैं टेबल पे। तो ये लोग दुनिया को अगर नहीं अंदाजा था, ये तो हमने पहले भी रोल अदा किया है। और जब यहाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए थे व्हाइट हाउस में, तो उस वक्त मुझसे मीडिया पूछ रहा था, ये उस जंग, इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद जब व्हाइट हाउस में बुलाया गया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बुलाया था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, एक अनप्रेसिडेंटेड मीटिंग थी, तो उसमें भी मैंने मीडिया को कहा था, उन्होंने कहा था क्या बात हो रही है? मैंने कहा इंडिया पाकिस्तान की तो हो चुकी है, हमने माशाल्लाह जंग में भी अपने जौहर दिखा दिए। तो अब बात होगी ईरान के ऊपर। और कुछ दिन के बाद व्हाइट हाउस ने कहा हाँ जी ईरान पर बात हुई थी। तो मुझे इसका पूरा अंदाजा है कि पाकिस्तान के अलावा ये रोल कोई अदा कर नहीं सकता था इन दोनों को इकट्ठा करने में। बिल्कुल सही। और सर जिस 4I की आपने बात की, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और टर्की नो डाउट ये एक पेज पर नजर आ रहे हैं। क्या मुस्तकबिल करीब में हम खित्ते में एक नया मुस्लिम सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ब्लॉक बनता देख रहे हैं, जिसकी सिक्योरिटी कमांड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सफारती कमांड पाकिस्तान के पास हो, या ये इत्तेहाद इन 60 दिनों के वर्किंग ग्रुप्स के बाद अपनी अपनी सिमत में लग जाएगा? देखिए हर चीज जो होती है उसकी एक ऑर्गेनिक नेचुरल ग्रोथ होती है। अगर आप किसी चीज को हेसन करें और वो खराब हो जाता है। ये जो लोग मिल रहे हैं, इन्होंने अपने को नाम नहीं दिया, R4 या G4 जो मर्जी कहे, ये ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज है जो इस नतीजे में पहुंच चुका है कि मशरिक वस्ता में अमन कायम तब होगा जब फलस्तीन का मसला हल होगा। और वो ये चाहते हैं कि इजराइल जो उसका जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब है उसको खत्म किया जाए, इसलिए ये इकट्ठे हो रहे हैं, नोबल पर्पज है। इसमें देखें सऊदी अरब की और पाकिस्तान की ऑलरेडी जो है डिफेंस ट्रीटी हुई है। जहाँ तक पाकिस्तान और तुर्की का है, हमारे उनसे दीरीना ताल्लुकात है हर शोबे में, बशमूल डिफेंस में। और अगर 2 मुल्कों ने खुल के हमारा साथ दिया था इंडिया से जंग में, वो तुर्की और अजरबैजान थे। इस नौयत की तो कहानी है। क्या ये इससे आगे बढ़ के किसी डिफेंस अरेंजमेंट आएगी? उसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पुराना डिफेंस स्ट्रक्चर जो था वो टोटली फेल हो गया है। वो अंदाजा हो गया है गल्फ स्टेट्स को कि अमेरिकन अड्डों ने उनकी कोई सिक्योरिटी मदद नहीं की, बल्कि वो मैग्नेट बन गए हैं हमलों के लिए। तो एक नया जरूर स्ट्रक्चर आएगा, उससे पाकिस्तान का कोई रोल होगा, उसमें तुर्की का भी कोई रोल होगा, उसमें मिस्र का भी कोई रोल होगा। उसकी डिटेल्स अभी नहीं बताई जा सकती कि क्या स्ट्रक्चर वो अडॉप्ट करेगा, लेकिन अगर वो अपना मकसद हासिल कर ले कि ग्रेटर इजराइल का ख्वाब खत्म कर दे और पैलेस्टाइन के इशू को रिजॉल्व करा दे, तो और कितनी खिदमत होगी इस्लामी दुनिया की इससे बड़ी।
बिल्कुल। और सर ये जो अमेरिका ने 21 अगस्त 2026 तक ईरान पर से पाबंदियां उठाने का जनरल लाइसेंस जारी किया है। अभी हम ईरान गैस पाइपलाइन की भी बात कर रहे थे। अगर आप आज वजीर खारजा होते तो क्या आप हुकूमत को ये मशवरा देते कि अगले 30 दिन के अंदर पाक ईरान गैस पाइपलाइन के अपने हिस्से का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल कर लिया जाए, या अभी आपके ख्याल में मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी और मामलात को तय होने का इंतजार करना चाहिए और ग्रेजुअली इस तरफ बढ़ना चाहिए? जी, मैं नहीं तो उसका मुझे बड़ा तजुर्बा है, तो मुझे एक बात की और खुशी है कि आम लोगों को अभी ये अंदाजा नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि ये हम पे सैंक्शन जो लगने का खतरा होता है ना, एक तो खैर अगर सैंक्शन अमेरिका पे उठ गई तो उसका डर खत्म हो जाएगा। नंबर 2, पसे पर्दा ऐसी बातें भी हो रही हैं कि ईरान ने इशारा किया, चाइना ने इशारा दिया है ईरान को और शायद पाकिस्तान को भी कि वो उनके बैंक्स फाइनेंस करने को तैयार हैं एक ऐसी डील, और वो क्योंकि डॉलर्स की डिनोमिनेशन में नहीं होगी तो उस पर शायद सैंक्शन लग ही नहीं सकेंगी। लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली ये कोशिश है कि अमेरिका के जो वो जो एतराजात हैं जिससे उसे सैंक्शन लगती हैं, अगर वो खत्म ही हो जाए तो हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ भी ठीक रहेगी, चाइना के साथ तो है ही बहुत अच्छी। तो इसलिए ये अगर अमेरिका अगर ये सैंक्शन ज्यादा देर रही भी, मेरा ख्याल है नहीं रहेंगी, उम्मीद है कि ना रहे, फिर तो मामला क्लियर हो जाएगा। अगर सैंक्शन जल्दी नहीं भी उठती तो अब एफर्ट्स हो रही हैं कि इसको डॉलर में नहीं बल्कि इसको युआन के जरिए फाइनेंस करा जाए, किसी चाइनीज बैंक्स के जरिए। बिल्कुल। और सर ये अमेरिका ने जो ईरानी तेल खरीदने पर शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन पर पाबंदी बरकरार रखी है, लेकिन इस लिस्ट में चीन का नाम नहीं है। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। क्या पाकिस्तान की ये सालसी दरअसल सीपैक के रोड नेटवर्क को ईरान के रास्ते टर्की और यूरोप तक फैलाने का एक बड़ा मास्टर प्लान हो सकता है? देखिए, बात यूं है कि मैंने आपको पहले कहा कि ये काम मैं खुद करता रहा हूं, बल्कि हम तो तुर्कमानिस्तान तापी की जो लाइन है, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन पे मैंने खुद काम किया। कासा 1000 पे भी मैंने काम किया, और हम उस वक्त ये कोशिश कर रहे थे कि जो ज्यादा गैस है वो सबसे ज्यादा गैस है इस इलाके में कजाकिस्तान में। तो हमारा तो ये यहाँ तक प्लान था कि कजाकिस्तान से गैस पाइपलाइन शुरू हो और उज्बेकिस्तान से गुजरती हुई वाया अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया चली जाए। और हम ये भी प्लान कर रहे थे कि जो ईरान की गैस पाइपलाइन आएगी, एक शाख इंडिया जाएगी, एक चाइना जाएगी। ये सारी चीजें जो है, क्योंकि पहले हमारी ये इंस्टीट्यूशनल मेमोरी तो फॉरेन ऑफिस में भी है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में भी होगी, तो ये सारी की सारी चीजें पहले होने वाली थी, रुकी हुई थी, और इंशाअल्लाह जैसे हालात बेहतर होंगे तो ये होंगी, और पाकिस्तान मरकज बनेगा ट्रेड का, सारे इलाके का। पाइपलाइंस इतनी यहाँ से गुजरेंगी, और अगर हिंदुस्तान को अकल आ जाए और होश आ जाए तो उसको भी बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल। और सर ये जो ईरान के 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासे बहाल हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान और ईरान के माबैन मुस्तकबिल में कोई ऐसा बड़ा फाइनेंशियल रोड मैप बन सकता है जहां हम कर लें बार्टर ट्रेड को कानूनी शक्ल देकर डॉलर पर अपने निसार खत्म कर दें? नहीं, देखिए, जो उनको 12 बिलियन मिल रहे हैं सेपरेट चीज है, और जो आप बात कर रही हो सेपरेट चीज है। बार्टर डेफिनेटली अभी हो रहा था और बड़े ज्यादा तरीके में हो सकता है। उसकी एक वजह ही है कि वो दुनिया में एक प्लान, दुनिया में एक हो गई है जब से रशिया पे सैंक्शन लगी थी, और रशिया की वजह से बाकी मुल्कों पे लगनी शुरू हो गई, रशियन ऑयल पे। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने कोशिश की कि डॉलर से दूर जाया जाए। ब्रिक्स के अंदर भी इस पे कोशिश हो रही है, और दूसरे मुल्क इंडिविजुअली भी डॉलर से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की भी इकोनॉमी जो है उसने ऐलान तो नहीं किया, लेकिन डॉलर से वो भी दूरी इख्तियार कर रहे हैं। तो नतीजा ये होगा कि अगर डॉलर से आज़ादी होगी, और अमेरिका की अपनी गलती है, अगर अमेरिका इसी किस्म के सैंक्शंस लगाएगा मुल्कों पे तो लोग डॉलर से डरने लगेंगे, क्योंकि अगर डॉलर में डिनोमिनेशन हो तो अमेरिका उनको फ्रीज भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। चाइना की जो प्लान है या ब्रिक्स में प्लान आ रहा था, वो ये है कि अगर अमेरिका बाज नहीं आता, खुदा करे बाज आ जाए,
तो फिर डॉलर के ऊपर रिलायंस कम की जाए। तो हमें तो, हम बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमें तो बढ़ चढ़ के दुनिया को दिखाना चाहिए कि हम बार्टर ट्रेड आपस में भी कर सकते हैं, जिसमें कोई कानूनी गैर कानूनी बात नहीं होगी। बार्टर पे कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, स्विट्जरलैंड के हिसाब शिकन मुज़ाकरात के बाद अमेरिका की जानिब से ईरान पर आयद तेल की पाबंदियां उठाने का जनरल लाइसेंस जारी होना पाकिस्तान के लिए किसी मुआवजे से कम नहीं। S&P ग्लोबल के मुताबिक जो पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस और IMF के बोझ तले सबसे ज्यादा खतरे में था, अब उसके लिए सस्ते ईरानी तेल और गैस की सूरत में उफक पर एक नया सूरज तलू हो रहा है। ईरानी सदर का मौजूदा दौरा इस बात की नवीद है कि पाकिस्तान अब तवानाई और तजारत के तारीखी मुआहदे करके न सिर्फ अवामी रिलीफ बल्कि एक मुस्तहकम मईशत की राह पर गामजन होने जा रहा है। सो इस सारी सिचुएशन को हम एवेलुएट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात डॉक्टर सलीम साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का बजट आया जिसमें आवाम के लिए कोई खास रिलीफ नहीं था, मगर अब ईरान से मौशी पाबंदियां हटा दी गई हैं। आप क्या समझते हैं कि इसको अगर पाकिस्तान पॉलिसी बनाकर तजारत बढ़ाए तो पाकिस्तान को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, एक तो तेल और गैस का इशू है, और दूसरे जो मौके हैं वो आप समझिए चावल में हैं, गोश्त में हैं। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट कर सकता है, टमाटर एक्सपोर्ट कर सकता है, केले की डिमांड है ईरान के अंदर, इसी तरह सी फूड एक्सपोर्ट कर सकता है। जहाँ तक तेल और गैस का ताल्लुक है, आप सोचिए कि ईरान 1976 में कोई 7 मिलियन बैरल तेल रोजाना का प्रोड्यूस करता था, which meant के कोई 6-7% पूरी दुनिया की जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो ईरान करता था। फिर गिरते 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 वो 2-3 मिलियन पे पहुंच गई, फिर उससे भी आधी हो गई, और उसका एक इम्पैक्ट तो आलमी मंडियों के ऊपर हुआ कि तेल की कीमतें जो हैं वो प्रेशर में रहने लगी। अब अगर वापस धीरे धीरे ईरान 2 से 3 मिलियन पे आता है, फिर 4 से 5 मिलियन पे जाता है, और अगर 6 से 7 पे पहुंच जाए तो आप सोचिए कि तेल की कीमतें जो है वो बहुत ही तेजी से जो है वो नीचे आ जाएं। और पाकिस्तान का बिल ये बनता है कि जंग के दौरान जब $120 पे तेल जा रहा था तो पाकिस्तान का कोई 18-19 बिलियन डॉलर का बिल बन जाता था। अब ये $60-65 पे ये बिल जो है ये गिर के कोई 9 बिलियन पे आ जाएगा। तो 8-9-10 बिलियन डॉलर का सालाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को जो है वो फर्क पड़ जाएगा। जब इम्पोर्ट का बिल नीचे आता है तो उसके साथ साथ हमारे करंट अकाउंट का खसारा नीचे आ जाता है। फिर जो महंगाई के ऊपर प्रेशर है वो नीचे आ जाता है, महंगाई की शरह इतनी ताकतवर नहीं रहती। उसके साथ साथ जो रुपए प्रेशर में था पाकिस्तानी, वो उसके ऊपर प्रेशर जो है वो ईज ऑफ हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा तो तेल और गैस का मामला है, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो तजारती ताल्लुकात हैं, अभी जो बायलैटरल ट्रेड है वो 2-2.5-3 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं जाती। अब ये 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, ये कहीं 15-20 बिलियन डॉलर तो मिनिमम ट्रेड जो है वो होनी चाहिए। अगर ये बॉर्डर खुल जाता है, अगर वो जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन का कारोबार शुरू हो जाता है तो ये 10-15 बिलियन पे जा सकती है। अगर ये रीजनल ट्रेड और रीजनल इंटीग्रेशन शुरू हो जाती है जिसमें चाइना, भारत, सेंट्रल एशिया, अरेबियन सी, पाकिस्तान, इन सब की इंटीग्रेशन हो जाती है और पाकिस्तान जो इन सब के चौराहे पे खड़ा है, तो फिर मुझे लगता है कि ये जो ट्रेड का बैलेंस है ये 30-35-40 बिलियन डॉलर तक सालाना की बुनियाद पे जा सकता है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। सर, क्या ईरान से तेल, गैस और तजारत के मुआहदों समेत गवादर पोर्ट पर अगर मुआहदे हो जाते हैं और सप्लाई शुरू हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि IMF से जान छूट जाएगी? कोई उम्मीद लगी है हमें? देखिए, ग्वादर की इंटीग्रेशन है चाबहार पोर्ट के साथ, दूसरे ईरानी पोर्ट्स के साथ। इसमें ये कहना कि ओवर द शॉर्ट टर्म के अगले चंद महीनों में कोई मौजा ऐसा होने वाला है, तो ये पोर्ट की फैसिलिटीज जो हैं, ये ट्रेड बैरियर्स जो खत्म होते हैं, जो तजारत के मौके सामने आते हैं, ये शॉर्ट टर्म मामला नहीं है, ये एटलीस्ट मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म मामला चलता है। तो इमीडिएट तवक्को ये ना रखें कि अगले चंद महीनों में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। ऑल्दो अगले चंद महीनों में तेल और गैस की जो आलमी कीमतें हैं वो गिरेंगी और उसका फायदा
फौरन ही पाकिस्तान को पहुंचेगा। लेकिन जो तजारत बढ़ाने वाला मामला है, जो गैस और तेल की जो पाइपलाइंस हैं उनका जाल बिछाने वाला मामला है, वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। अब आप सोचिए कि ईरान के पास तकरीबन 208 बिलियन बैरल तेल के जखायर हैं, लगभग 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस के जखायर हैं, और इनके जो सबसे बड़े सार्फिन हैं जो तरसे बैठे हैं गैस और तेल के लिए, वो चीन है और वो भारत है। और खुदा ने जोग्राफिया ऐसा बनाया है कि तेल और गैस के जखायर के दरमियान और तो उनके उनके जो कंज्यूमर्स हैं उनके दरमियान पाकिस्तान है। तो ये सब कुछ इवेंचुअली पाकिस्तान के थ्रू गुजर के जाना है। और सिर्फ तजारत से ज्यादा मुझे नजर आ रहा है कि ट्रांजिट ट्रेड, जो ट्रांजिट हब बन सकता है पाकिस्तान का पोटेंशियल जो है, उसका विजन जो है वो सामने आना चाहिए। सर, इस डील के तहत हमें सिर्फ 60 दिनों का इब्तिदाई रोड मैप मिला है, जिसमें चंद दिन गुजर चुके हैं। हमारा सरकारी ब्यूरोक्रेटिक ढांचा और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तो महीनों सिर्फ कागजी कार्रवाई में लगा देती हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा पब्लिक पॉलिसी मैकेनिज्म है कि हम इस 60 दिन के महदूद विंडो का फौरी फायदा उठा सके, या आपको लगता है कि ये मौका भी हम गवा देंगे? देखिए, आलमी मंडी में तेल की कीमत एक ही चलती है। पाकिस्तान को जो एडवांटेज है ईरान के अक्रॉस द बॉर्डर ठहरने का, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो बहुत कम रह जाती है। तो तेल तो हमें उसी कीमत में मिलेगा जो आलमी मंडी पे चल रहा है, लेकिन उसका जो कंपोनेंट है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें लॉजिस्टिक्स है, वो कम हो जाती है। लेकिन इस वक्त मुझे महसूस ये हो रहा है कि जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के दूसरे पार, जिसमें कुवैत है, कतर है, यूएई है, सऊदी अरब है, ईरान इटसेल्फ है, उनके मुफाद में है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये परमानेंटली खुली रहे। और दूसरी तरफ जो सारिफ हैं तेल के, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जिसमें चीन है, जापान है, भारत है, पाकिस्तान है, वियतनाम है, साउथ है, इन सब का भी मुफाद इसी में है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये परमानेंटली खुली रहे। और जो पिछले कोई 60-90 दिन में जो मामला सामने आए हैं वो दोबारा सामने ना आए। तो इसमें मैं सिर्फ तेल और गैस के सस्ती कीमत के ऊपर फोकस किए हुए नहीं हूँ। मुझे नजर आ रहा है कि इसमें जो ट्रांजिट ट्रेड है वो $1 अरब तक जा सकती है। और सर, अब तक जो बलूचिस्तान और सिंध के कुछ हिस्सों में ईरानी पेट्रोल और डीजल स्मगल होकर आता था, जिससे एक मुतवाजी मईशत चल रही थी, अब जब पाबंदियां आर्जी तौर पर खत्म हुई हैं, तो हुकूमत इस स्मगलिंग को एक बाकायदा कानूनी और फॉर्मल बॉर्डर ट्रेड में कैसे बदल सकती है? इससे रियासत के टैक्स रेवेन्यू को कितना फायदा होगा? जी, जो ऑफिशियल अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसमें पता लगता है कि जो स्मगलिंग की अमाउंट है वो पिछले कई सालों में कई गुना बढ़ गई जी। और उसके नतीजे में होता यह है कि जैसे पेट्रोलियम लेवी की मद में कोई 1600 अरब रुपए पाकिस्तान जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है अगले बजट के अंदर। वो स्मगल्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर वो टैक्स लागू नहीं हो सकता। तो ये धीरे धीरे जब ऑफिशियल हो जाएगी तजारत, तो स्मगलिंग का जो मामला है वो खुद ही दम तोड़ देगा। उसको मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत को कोई बड़ी पॉलिसी जो है वो सामने लानी पड़ेगी। और सर, ये जो पाकिस्तान का पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है, ये मईशत के लिए ब्लैक होल बन चुका है। सस्ती ईरानी एनर्जी इस गर्दिशी कर्जे के बहाव को रोकने में कितनी मददगार साबित हो सकती है? क्या हम इस सस्ते फ्यूल के जरिए आईपीपीज के महंगे कैपेसिटी चार्जेस के असरात को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? देखिए, ये हमारा अंदरूनी इशू है, हमारी अंदरूनी प्रॉब्लम है, हमारी अंदरूनी इनएफिशिएंसी है। तेल और गैस भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका सभी आलमी मंडी से खरीद रहे थे। वहां पे कहीं भी आपको सर्कुलर डेट जो है वो नजर नहीं आता। तो इसके ऊपर तो ये उम्मीद लगा रखना कि ईरान से सस्ता तेल आ जाएगा या सस्ती गैस आ जाएगी और पाकिस्तान के सर्कुलर डेट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मैं समझता हूँ कि ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है, ये पाकिस्तान की अपनी मिसमैनेजमेंट है, ये पाकिस्तान की अपनी मिस गवर्नेंस है। और ये इससे उम्मीद ना लगानी के बैरूनी जो इश्यूज हैं वो हमारे अंदरूनी प्रॉब्लम्स को हल कर देंगे, तो ये तवक्को लगाना मैं समझता हूँ कि गलत हो।
और सर, ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के तनाजुर में क्या हम ईरान पाकिस्तान एनर्जी कॉरिडोर को सीपेक के साथ लिंक कर सकते हैं कि अगर चीन, पाकिस्तान और ईरान का ये जो एनर्जी ट्रायंगल बनता है तो गवादर किस तरह ईरानी तेल की जो चेन को सप्लाई का मरकज हब बन सकता है और इससे पाकिस्तान को कितना ट्रांजिट रेवेन्यू मिल सकता है? देखिए, मैंने तेल के ज़खायर का, गैस के ज़खायर का जिक्र किया। जो साउथ फारस उनकी एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है ईरान का, वो हमारे बॉर्डर के उस पार है। वहां से आप सोचिए कि ईरान और पाकिस्तान या ईरान और ग्वादर की बात कर लें तो तकरीबन 87 किलोमीटर बनता है, सिर्फ 87 किलोमीटर। और फिर जो हमारा गैस का जो नेशनल ग्रिड है वो नवाबशाह में वाक़ है, और जो ग्वादर से नवाबशाह की पाइपलाइंस हैं वो सीपेक का, ऑलरेडी जो सीपेक के प्लान निगोशिएट हो चुके हैं उनका हिस्सा है। तो ये गैस और तेल जो है वो उठेगी ईरान से, बॉर्डर क्रॉस करेगी 87 किलोमीटर इनटू ग्वादर, और ग्वादर से जो नवाबशाह तक कनेक्शन है वो सीपेक के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो एक दफा जब गैस पहुंच जाती है नवाबशाह, तो फिर पूरा पाकिस्तान जो है वो उसके लिए खुल जाता है। और जो गैस हम 11, 12, 13 डॉलर पे कतर से खरीद रहे हैं वो तकरीबन आधी कीमत पे इस रूट के थ्रू जो है वो आ सकती है। तो ना सिर्फ कीमत नीचे आती है बल्कि इसमें एक एनर्जी सिक्योरिटी का जो एंगल है वो भी उभर के सामने आ जाता है। सही। और सर, ईरान के पास ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसको हम यहाँ ला सकते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी को फायदा हो और बेरोजगारी भी कम हो सके? देखिए, 900 किलोमीटर का बॉर्डर मैंने जिक्र किया। बॉर्डर के उस पार बेतहाशा तेल पड़ा है, बेतहाशा गैस पड़ी है, और बॉर्डर के इस पार जो पाकिस्तान का हिस्सा बनता है, हमारे पास कोई 4 से 450 टेक्सटाइल मिले हैं। हमारे पास 50,000 मेगावाट जनरेट करने की बिजली की कैपेसिटी है। तो ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त बन सकता है कि गैस और जो तेल है वो ईरान की तरफ से आए और जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है वो उससे फ़ायदा उठाए। न सिर्फ तेल और गैस बल्कि जो बलूचिस्तान के बॉर्डर के एरियाज हैं वहाँ पाकिस्तान ऑलरेडी ईरान से सस्ती बिजली खरीद रहा है, और उस वो बिजली की जो तादाद है, जो क्वांटिटी है वो मैं समझता हूँ मजीद बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। हमारे मौशिया डॉक्टर फरूख सलीम हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के पेपर में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।